हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट देखते हैं। ये सोशल मूवमेंट से रिलेटेड जो हमारी थ्योरीज हैं एजुकेशन में। सोशलिस्ट हैव डिवेल्प सेवरल थ्योरीज रिलेटेड टू सोशल मूवमेंट्स। जो भी हमारी सोशल मूवमेंट से जो भी रिलेटेड हमारी थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी, यानी कि सापेक्ष अभाव वंचन सिद्धांत। जो ये थ्योरी है ये क्या है और इसमें किस बारे में चर्चा है, तो देखते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो। सामाजिक वंचन का सिद्धांत सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक संघर्ष पर आधारित है। घृणा की भावना उत्पन्न होती है जो सापेक्ष वंचना को जन्म देती है और मनुष्य संग्रहित होकर सामाजिक आंदोलन की ओर अग्रसर होता है जिससे वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। ये क्या है कि जब हम ये आप अगर सिंपल वे में, वैसे मैंने बिल्कुल इजी जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जिससे आप इजीली समझ सकें कि आखिर ये रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी है क्या। ये एक आप अगर माने जैसे हम अपने समाज में रहते हैं, जब हम देखते हैं कि एक इंसान है जो महलों में रह रहा और एक है वो जो झोंपड़ी में रह रहा, तो वो जब उसको एक मन में ये होता है भाव कि हाँ मेरे पास इतना कम क्यों है और ये इतना ऊंचा क्यों है। जब ये छोटे बड़े भेदभाव जो हमारे समाज में होते हैं, जो हमारे एक दूसरे के, हम अपने गांव में अपने शहर में हम देखते हैं, हम एक दूसरे से कई लोग ऐसे होते हैं इस चक्कर में आपस में घृणा अपने अंदर पाल लेते हैं कि वो ये मुझसे बड़ा है या छोटा है। कई बार गुणों से रिलेटेड, कई जो अच्छे गुण होते हैं किसी में और किसी में थोड़ा अगर कोई कह दे कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, वो उसमें ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा गुणशील है, तो इस चीज़ से भी मन में कई बार घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये होती है हमारी रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी और यही हमारे आंदोलनों को बढ़ावा देती है। आज हमारे देश में जो भी आंदोलन होते हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो वो किस रीजन से हो रहे हैं। तो यही है, जब हम जैसे कोई भी छोटे वर्ग के लोग करेंगे, अगर बड़े वर्ग के लोग करेंगे आंदोलन, सब अपने अपने आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से उनको एक बीच में जो गैप है हमारे समाज में, वो हमारे आंदोलनों को कारण बनता है। तो यही है कि जब हम ये हमारे जो आंदोलन की ओर, यही चीज़ हमें आंदोलन की ओर अग्रसर करती है, जो हमारे समाज में आंदोलन करते हैं और इंसान अपने अधिकारों को पाने के लिए आंदोलन करता है। एक ये देखना है कि सापेक्ष भाव का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, ध्यान रखना। ये गैरी रनसीमैन ने गैरी रनसीमैन ने इसका प्रतिपादन किया था, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। उसने भाईचारे और स्वार्थी अभाव के बीच में अंतर किया था। उन्होंने इसके बारे में ये चर्चा की थी कि जो भाईचारा होता है वो क्या है और जो हम स्वार्थ की वजह से या एक दूसरे से जब जुड़े रहते हैं और जो उनके बीच में घृणा होती है मन ही मन में, तो वो उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। नस्लीय भेदभाव के परिणामस्वरूप 1960 के दशक में अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन जैसे एक बड़े सामाजिक आंदोलन भाईचारे के भाव का एक उदाहरण है। ये एक एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है। जैसे आप हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपने, जो हमारे 1960 के दशक में जो अमेरिका में जो एक नस्लीय भेदभाव के कारण हुआ था, जो ब्लैक और जो गोरे लोगों के बीच में जो हुआ था आंदोलन, तो वो एक इसका सापेक्ष हम कह सकते हैं, इसका रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी इसका एक उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। The relative deprivation psychology believe that a person will feel deprived on entitled to something based on the comparison to someone else। जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तब हमारे अंदर जो डेप्रिवेशन की भावना जो उत्पन्न होती है वो है ये। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट पीपल विल ऑफन फील दैट दे हैव लेस देन सम कंपेरेटिव स्टैंडर्ड। जब हम दूसरे से महसूस करते हैं कि हाँ शायद इससे हमारे पास कम है, जब हम किसी चीज़ का अभाव अनुभव करते हैं, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो हम अपने गुणों में लगा लो, चाहे हम अपने समाज में ऊंचे नीचे के भेदभाव, चाहे नस्ल के भेदभाव, किसी भी तरीके से जब हम अपने अंदर अभाव महसूस करते हैं वो हमारी रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी में आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, when you can only afford a hut but you never have a big house you feel relative deprived। जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर कि अगर कोई व्यक्ति है, जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास कितना अच्छा घर है और हमारे पास एक झोंपड़ी है,
तो जब ये भावना उसके मन में भी आती है, ये नहीं है कि सिर्फ हम छोटे वर्ग के मन में ये भाव होता है, दूसरा ये सोचता है हाँ मेरी, उसके मन में अलग ही एक ईगो हो जाती है कि हाँ मेरे पास ये बड़ा है, ये गरीब है। तो जब ये भेदभाव हमारे समाज में चलते हैं तो ये हमारे रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरीज हैं। तो अब मैंने वैसे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है हमारी रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी। There are two important terms associated with the phenomenon of relative deprivation। जो दो मेन जो हमारे डिप्रीवेशन थ्योरीज को में रिलेटेड हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी वजह से एक अभाव जो सापेक्ष अभाव पैदा होता है हमारे समाज में, वो जो मेन है वो रीज़न क्या है उसके मेन, तो वो पॉवर्टी है और सोशल एक्सक्लूजन है। जो भी हमारे सामाजिक एक्सक्लूजन है और जो भी गरीबी है, पॉवर्टी है, उनकी वजह से ये अभाव पैदा होते हैं। रिलेटिव डिप्रीवेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ समथिंग ऑफ विच वन फील टू बी इंटाइटल। जब कोई भी फील करता है अपने आप को इंटाइटल, इट रेफर्स टू द डिसकंटेंट दैट पीपल फील व्हेन दे कंपेयर देयर पोजीशन टू दोज अराउंड देम एंड रियलाइज दैट दे हैव लेस ऑफ दैट विच दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी इंटाइटल। वैसे यही है कि जब हम किसी से पोजीशन की कंपैरिजन करते हैं अपने समाज में, जब उसके जो जब हम कंपैरिजन करते हैं और जो वो अभाव हमारे मन में जो पैदा होता है वो है हमारा रिलेटिव डिप्रीवेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था। आगे हम देखते हैं दूसरी थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। हमारी दूसरी थ्योरी है संसाधन संग्रहण सिद्धांत। संसाधन संग्रहण सिद्धांत है कि जो भी हम संसाधन यूज़ करते हैं, ये मानते हैं कि अगर हम अपने संसाधन जो है हमें सही तरीके से हमें उनको यूज़ करने चाहिए। जैसे हम जानते हैं संसाधन जुटाना सिद्धांत के अनुसार, इसको संसाधन जुटाना सिद्धांत भी बोल सकते हैं और संसाधन संग्रहण सिद्धांत भी होता है, और इंग्लिश में है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के अनुसार सामाजिक आंदोलनों के लिए एक प्रमुख मुद्दे में संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना शामिल है। ये मानते हैं कि हर चीज़ अगर हम अपने देश में अपने समाज में कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें संसाधन जरूरी चाहिए, संसाधनों की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्रियों ने पाया कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के सक्षम होना एक सामाजिक संगठन की सफलता से जुड़ा हुआ है। कि जब हम कोई भी हमारे पास जितने जो संसाधन उनका अगर हम प्रभावी ढंग से सही तरीके से अगर हम उनको उपयोग करने में सक्षम हैं तो वो एक संगठन की सफलता से जुड़ा है। 1960 और 1970 के दशक में समाजशास्त्र के शोधकर्ताओं ने अध्ययन शुरू किया सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक आंदोलन संसाधनों पर कैसे निर्भर करते हैं। 1960-70 के दशक में जो हमारे समाजशास्त्री थे उन्होंने ये सोचा या उन्होंने ये अध्ययन किया कि किस तरीके से जो हमारे जितने भी हमारे सामाजिक परिवर्तन आते हैं या हमारे सामाजिक आंदोलन है वो किस तरीके से डिपेंड हैं हमारे संसाधन पे। आज हम देखते हैं अगर कोई भी हमारा आंदोलन चल रहा है या कुछ भी हम सामाजिक परिवर्तन लेते बिना हम संसाधनों के बिना हम कुछ भी अपने अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो हम किसी आंदोलन को एक क्या कह सकते हैं सफल नहीं बना सकते। तो वही इन्होंने अध्ययन किया कि किस तरीके से हम डिपेंड हैं अपने संसाधनों पर और उनका हमें सही तरीके से उपयोग करना है। ठीक है, तो जो फिर 1970 से 1977 में जॉन, याद रखना ये 1977 में जॉन मैकार्थी और मेयर जोल्ड ने संसाधन जुटाने के सिद्धांत के विचारों को रेखांकित करते हुए एक प्रमुख पेपर प्रकाशित किया था। ये 2 पर्सन थे, जॉन मैकार्थी और मेयर जोल्ड। ठीक है, उन्होंने फिर 1977 में एक पेपर तैयार किया जिसमें उन्होंने अपने जो भी इनकी रिसोर्स इस मोबिलाइजेशन थ्योरी के बारे में जो भी इनकी थिंकिंग थी यानी कि जो विचार थे जो इन्होंने अध्ययन किया वो इन्होंने प्रकाशित किया। संसाधनों में इन्होंने 5 टाइप्स बताए हैं कि जो हम जो संसाधनों के जो अध्ययन है इनके कितने टाइप हैं, किस तरीके कौन कौन से टाइप है हमारे जीवन में जो हमारे संसाधन हैं।
तो उन्होंने कहा जैसे फर्स्ट उन्होंने कहा भौतिक संसाधन, सेकंड है मानव संसाधन, तीसरा है सामाजिक संगठनात्मक संसाधन और फोर्थ है हमारा सांस्कृतिक और पांचवा है हमारा नैतिक संसाधन। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक संसाधन। ये एक संगठन के चलाने के लिए आवश्यक मूल संसाधन जैसे पैसा, संगठन को मिलने के लिए एक स्थान और भौतिक आपूर्ति है। तो सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पे हम भौतिक संसाधन है कि जब हम किसी भी संगठन को चला रहे हैं तो ये मानते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो कि अगर हमारे पास कोई, हम किसी संगठन को चलाना चाहते हैं या कुछ भी, हम आज आप मान लो आप कोई संगठन बना रहे हो तो मैं अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो भी हम उस संगठन को सही तरीके से सुचारू नहीं रख सकते, उनको सफल नहीं बना सकते। तो ये इसलिए मानते हैं कि जो भौतिक संसाधन है, जो ज़रूरत है हमारे समय की या हम कह सकते हैं हमारे संगठन की, तो वो हमें जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा पैसा है, संगठन में मिलने के लिए हमें एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए, जगह भी चाहिए उस संगठन को बनाने के लिए। अब जैसे हम संगठन बनाते हैं, ये तो नहीं हमने सिर्फ संगठन बना लिया, हमें उसको कहीं पर हम जहाँ उनकी बैठक करते हैं, जहाँ मेंबर उनके मिलेंगे, जहाँ पर हमें उनके बारे में बातचीत करनी है अपने संगठन के, तो वो हमें एक स्थान भी चाहिए, हमें जो भी उसकी ज़रूरत है, पैसा भी चाहिए और भी जो मेंबर भी चाहिए। तो जिस तरीके से हमें हर व्यक्ति जो ज़रूरत है हमारी, वो हमारी भौतिक संसाधनों में आएगी, जैसे पैसा और संगठन मिलने जैसे ये जो भी स्थान है। सेकंड है मानव संसाधन। मानव संसाधन में जैसे हम कह सकते हैं, जैसे संगठन बनाने के लिए हमें एक मेंबर चाहिए, हमें बिना मेंबर्स के तो हम कोई संगठन नहीं बना सकते, अकेला व्यक्ति तो संगठन नहीं बना सकता कभी भी। तो वही है, तो फिर अगर भौतिक संसाधन हमारे पास हैं तो हमें मानव संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी। यह एक संगठन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक श्रम को संदर्भित करता है। श्रम मतलब कि जो उसमें श्रम करेगा, जो उसमें अपनी मेहनत करेगा संगठन की सफलता के लिए। उदाहरण के लिए एक संगठन जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना चाहता है, उसे शिक्षा पेशेवरों की विशेष रूप से आवश्यकता हो सकती है, हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर स्वास्थ्य सेवा संगठन या कोई कुछ भी बनाना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी है जो स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाना चाहता है, वो अपना एक इस तरीके से संगठन बनाना चाहता है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो उन्हें उसी फील्ड में जो व्यक्ति हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तभी वो एक कामयाब, कोई एक व्यक्ति तो देखो किसी भी चीज़ को, किसी भी संगठन को कामयाब नहीं कर सकता, उन्हें जरूरत पड़ती है मानव संसाधन की। ठीक है। थर्ड है हमारा सामाजिक संगठनात्मक सिद्धांत। ये वही संसाधन है जिसका उपयोग एमओ यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज अपने सामाजिक नेटवर्क बनाने के लिए कर सकते हैं। सामाजिक संगठनात्मक संसाधन, ये जैसे हम मानते हैं आज जो हम जानते ही हैं, हमारा जितना ऑनलाइन काम चल रहा है, जो भी हम आज हम जैसे मान लो ये सिंपल एग्जाम्पल आप माइंड में रखो, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कैसे पढ़ रहे हो नेटवर्क पर, हम किस तरीके से हैं, जैसे आगे आगे इससे हम कितने व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, तो हम आज एक नेटवर्क के जरिए जो हम ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ही होता है, जिसमें हम एक नेटवर्क के जरिए अपने बहुत से व्यक्तियों को एक साथ जोड़ रहे हैं, उन तक सूचना पहुंचा रहे हैं, उन तक जो भी हम, जैसे हम आज ये एक सिंपली सा जिससे आप इजीली समझाओगे, जैसे हम जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, जिससे क्या है, इससे हम बहुत सारे व्यक्तियों से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो है हमारे सामाजिक संगठनात्मक संसाधन। ठीक है। और फोर्थ है हमारे सांस्कृतिक संसाधन। सांस्कृतिक संसाधन में जैसे होगा संगठन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे भी जो भी एग्जाम्पल के तौर पे है, निर्वाचित प्रतिनिधियों की पैरवी करना, नीति पत्र का मसौदा तैयार करना या रैली आयोजित करना, ये सब जानना सांस्कृतिक संसाधनों के उदाहरण होंगे। कि जो भी आज जैसे हम आपको ये पॉलिटिक्स, जैसे कोई भी पॉलिटिक्स का उदाहरण ले लो, जिस तरीके से जो या रैलियाँ हो रही हैं या जो भी है, जो भी तैयारी की जाती है, एक नीति पत्र का मसौदा तैयार किया जाता है, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनकी पैरवी करना, तो ये सब जो हमारे वो सांस्कृतिक संसाधनों में, इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सांस्कृतिक संसाधनों में आ जाएंगे। ठीक है। नैतिक संसाधन, नैतिक संसाधन जैसे हम मोरल वैल्यू से जानते हैं, तो इसमें तो वही होगा जो लीगल, अगर कोई संगठन है उसको एक मूर्त कह सकते हैं हम, उसको वैधता का रूप देना, उसको वैध की हर चीज़ उसमें लीगल होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, तो वो हमारे नैतिक संसाधन हैं। तो हम ये वो संसाधन है जो संगठन को वैध रूप से देखने में मदद करता है कि हाँ ये संगठन सही है, ये सही तरीके से अपने कार्य को कर रहा है, संचार रूप से अपने कार्य को कर रहा है, अपने रूल्स में रह कर रहा है,
तो ये सब होता है नैतिक संसाधन। एक बार हम इसको इंग्लिश में लर्न कर लें, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि आज हम जो भी आज समाज में देखो कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें अलग अलग संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन संसाधनों में एक सही तालमेल हो, सही तरीके से उनको उपयोग किया जाए, हम अच्छी तरीके से उनके संसाधनों का उपयोग करें तो हर चीज़ सुचारू रूप से चलेगी, हर संगठन कामयाब होगा, हर समाज डेवलप करेगा। तो जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट एंड एग आर्ग्यूज दैट द सक्सेस ऑफ रिसोर्स टाइम, जैसे ये इस एग्जाम्पल हैं जैसे टाइम है, मनी है, स्किल्स है, एक्सेट्रा एंड द एबिलिटी टू यूज़ देम। कोई भी जैसे ये मानते हैं कि हर जैसे पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, तभी कोई भी हम कह सकते हैं थ्योरी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी है ये सक्सेस है। ठीक है, क्यों यूज इन स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स, जो भी हमें जैसे सोशल मूवमेंट्स हैं, जैसे आंदोलन होते हैं, उनमें जो है यूज़ की जाती है। जैसे आर्ग्यूज दैट सक्सेस ऑफ रिसोर्स, क्या कहा है, जैसे सक्सेस रिसोर्स क्या है, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गया, स्किल्स हो गया एंड एबिलिटी, और उनको यूज़ करने की जो योग्यता है, जो हमारे पास चलो मान लो हमारे पास स्किल्स है, टाइम भी है और हमारे पास मनी भी है, पर एक व्यक्ति के पास पैसा है पर उसको सही तरीके से उसको लगाने की, उसको पैसे को कहाँ उसको सही तरीके से मेंटेन करना है, कहाँ पर उसको लगाना है, तो ये एबिलिटी भी तो ज़रूरी है ना। एक व्यक्ति के पास समय पड़ा है पर वो उस समय का सही उपयोग नहीं कर रहा है तो वो भी बेकार है ना। उसको हमें हमारे पास जो संसाधन हैं, जैसे मेरे पास टाइम है तो मैं उस टाइम का सही तरीके से यूज़ कैसे करूँ, उस टाइम को अपने उपयोग में लाऊं, तो वो होता है हमारे जो हम संसाधनों का। इन्होंने ये इसी के बारे में है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी मेनली यही है कि जो संसाधन हमारे पास है उनका सही तरीके से उपयोग करें हम, तभी हम किसी भी चीज़ को सफल बना सकते हैं अपने कार्य को। उनको एबिलिटी क्या है उनको यूज़ करने की, ये है कि हमारे पास स्किल्स है, मेरे पास कोई गुण है पर अगर मैं उस गुण का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, मेरे पास कोई एबिलिटी है तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमको सही तरीके से उसको यूज़ करना है। इन जैसे हमने अभी पढ़ा है पीछे, तो 5 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू ऑब्टेन, और ये वही मैं एक बार बस इंग्लिश में लर्न करा रही हूँ, तो है चीज़ वही है। जैसे अभी हमने पढ़ा है भौतिक, मटेरियल, ह्यूमन, सोशल, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एंड मोरल, जो भी हमने अभी संसाधन पढ़े हैं 5 टाइप के, वही हैं ये। Socialization have found that being able to effectively utilize resource is linked to a social organization success। कोई भी जब हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे, सही तरीके से अपने उपयोग करेंगे अपने संसाधनों को, तो जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होगा ही। In the 1960 and 1970 socialized research began to study the how social movement depend on resource in order to bring about social change। 1960-70 में उन्होंने जब सोशल जो हमारे रिसर्चर हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने स्टडी की थी कि किस तरीके से जो सोशल मूवमेंट है, जो भी आंदोलन होते हैं, उनपे जो हमारे रिसोर्स पे हैं वो किस तरीके से डिपेंड हैं। उनको एक अगर हम चाहते हैं अपना सोशल चेंज, जो हमारे जो सोशल मूवमेंट जो भी हो वो किस तरीके से कितना डिपेंड है, किस तरीके से डिपेंड है हमारे संसाधनों पे, तो उन्होंने उस टाइम में अध्ययन किया था। फिर उन्होंने जो 1977 में 1977 में जॉन, अभी मैंने पढ़ा था, जो मैकर्थी और मायर जेल्ड पब्लिश किया था एक ही पेपर आउटलाइनिंग द आइडियाज़ ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, जो भी उनके आइडियाज़ थे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के बारे में, तो वो उन्होंने उसमें संपादित किए थे एक पत्र में 1977, जॉन मैकर्थी एंड मेयर जेल्ड। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी 2 थ्योरी थी आज, तो ये हमने लर्न किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब किया करो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इजी वे में एक बार मीनिंग क्लियर हो जाए, तभी हम इनके क्वेश्चन भी तभी लर्न कर सकते हैं अगर हमें इनका मीनिंग सही तरीके से पता हो कि ये थ्योरी आखिर है क्या। ठीक है, अगर ये आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।